सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु पर, जिसमें हम आज बात करेंगे पॉलिटी के एक दिलचस्प टॉपिक पर जिसका नाम है नागरिकता। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नागरिकता अभी चर्चा का विषय है और ये जो दिया गया है नागरिकता के विषय में जो प्रावधान दिए गए हैं वो भारतीय संविधान के भाग 2 में दिए गए और ये लगातार सवाल आता भी रहता है कि जो है किस भाग में है, ठीक है, और इस पर किसका प्रभाव है। तो भारत की नागरिकता पर ब्रिटेन का प्रभाव है, ब्रिटेन से प्रभावित है भारत की नागरिकता। और भारत में एक हरी नागरिकता है, एक हरी, ठीक है, एक हरी नागरिकता है, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं कि भारत पे नागरिकता के संबंध में कानून कौन बना सकता है। भारत में नागरिकता से संबंधित कानून सिर्फ संसद बना सकती है, बस। कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। भारत में उसी के पास ये राइट है कि जो है वो कानून बनाए। और भारत में जो सबसे पहला नागरिकता अधिनियम बना था वो बना था 1955 में, भारतीय नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो बना था 1955 में पहली बार बना था, ठीक। और इस अधिनियम को समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है और इसको अभी तक 5 बार संशोधित किया जा चुका है। लास्ट बार सन 2015 में इसे संशोधित किया गया था, ठीक है। और अभी फिर से सन 2019 में दिसंबर को फिर से इसे संशोधित किया गया है, ठीक है। तो ये 5 बार अभी तक संशोधित किया जा चुका है। और ये कैसे कैसे भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, आइए देखते हैं। एक तो है जन्म से। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका पिता भारत का नागरिक है, उसके बच्चे स्वतः ही जो है भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे, ठीक है। या तो फिर 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से पहले अगर किसी का पिता भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे जन्म से भारत के नागरिक हो जाएंगे। दूसरा रहेगा वंश के आधार पर। वंश के आधार पर यह हुआ था कि 1935 के अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक अखंड भारत का, कोई भी व्यक्ति अखंड भारत का नागरिक है तो 26 जनवरी 1950 के बाद भी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, वो भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इसके अलावा देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक और प्रावधान है, जैसे कि 19 जुलाई 1948, देखिएगा 19 जुलाई 1948 से पहले जितने भी पाकिस्तान के रहने वाले लोग थे और जिन्होंने भी भारत में आकर के शरण ली या भारत को रहने के लिए चुना, उन सब को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, ठीक है। कब? 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान के हिस्से में रहता था और भारत में आता है तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब अगली बात होती है कि जो है 1 मार्च 1947, देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, 1 मार्च 1947 से पहले कोई भी भारत का नागरिक पाकिस्तान चला गया था और पाकिस्तान जाने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ से वापस फिर से वो हिंदुस्तान आना चाहता है रहने के लिए, वो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहता है, तो वो 26 जनवरी 1950 से पहले वापस अगर आ जाता है और 6 महीने तक भारत में रह लेता है तो उसे भी भारत का नागरिक
मान लिया जाएगा, उसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा। ऐसा ही कुछ जो है पाकिस्तान से आए हुए लोगों को भी 6 महीने तक रहना था। ठीक, इसके अलावा अगर जो फ्यूचर में कभी भी भारत किसी नए भूभाग को जीत लेता है तो जैसे ही वो नया भूभाग भारत का अंग बन जाएगा, वैसे ही उस भूभाग के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। अर्थात भूमि अर्जन द्वारा भी भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। और कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कोई भी नागरिक अगर जो है किसी भारतीय कोई भी स्त्री किसी भारतीय नागरिक से विवाह करती है तो वो भी भारत की नागरिक मान ली जाएगी। ठीक है। भारत की नागरिकता को जो है कई तरीकों से जो है त्यागा जा सकता है या सरकार द्वारा छीना जा सकता है। आइए देखते हैं कि कैसे भारत की नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। एक तो नंबर 1 है कि आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग दें, पहला तरीका। दूसरा यह है कि आप जो है किसी दूसरे देश के नागरिक हो जाएं, तो फिर क्या होगा कि आपकी नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाएगा भारत सरकार की ओर द्वारा। अगली बात है कि आप 7 वर्ष तक बिना भारत सरकार को कोई इन्फॉर्मेशन दिए बाहर रहते हैं, विदेश चले जाते हैं, आपका कोई पता नहीं रहता है, तो आपकी नागरिकता को ख़त्म किया जा सकता है। अगला कारण है कि आपने अगर जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता प्राप्त की है, फिर भी आपको जो है नागरिकता को ख़त्म किया जा सकता है फर्जी तरीके से या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, तो ऐसे ख़त्म किया जा सकता है। अगली बात है कि कोई भारतीय स्त्री है और किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है, वो भी मानी जाएगी। और हमने ये भी बता रखा है कि अगर जो कोई विदेशी स्त्री है और वो किसी भारतीय पुरुष से विवाह करने का वादा करती है या फ्यूचर में किसी से करेगी, तो भारत की नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकती है। भारत की सरकार उसे सहर्ष बहु अपना स्वीकार कर लेगी और उसे नागरिकता दे देगी। अगली बात है कि अगर जो आपने भारतीय संविधान के प्रति अनादर भावना दिखाई या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर भी आपकी नागरिकता को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रति अनादर। ठीक, अगली बात है कि मान लो किसी देश से युद्ध चल रहा है और आप भारत के नागरिक हो, और भारत का नागरिक होते हुए भी आपने किसी शत्रु से कोई संबंध बनाए या किसी भी प्रकार की सूचनाएं आपने लीक की, तो भी आपकी जो है नागरिकता को ख़त्म किया जा सकता है, अर्थात बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो शत्रु देश की मदद करने के आधार पर करने पर भी आपकी नागरिकता को ख़त्म किया जा सकता है। अभी हाल ही में नागरिकता से संबंधित कई सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे कि ये कैब, CAA, NRC, ये सभी चीज़ें नागरिकता से संबंधित हैं। अब हम लोग इस पर एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी नागरिकता से संबंधित हैं और ये भी हमारे चैप्टर का एक हिस्सा है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कैब के ऊपर। कैब का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें आपने देखा कि ये बिल शब्द का यूज़ किया गया है। बिल शब्द का यूज़ क्यों किया गया है, यहीं से जो है आपको कैब समझ में आ जाएगा। बिल, आपको मालूम होगा कि भारत में संसद कानून बनाती, ठीक है, तो संसद की फॉर्मेट को समझ करके ही हम जो है बिल को समझ सकते हैं, फिर कैब भी आपको समझ में आ जाएगा। संसद के 3 अंग होते हैं। पहला, प्रेसिडेंट अपने होते हैं। दूसरा,
लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। ये हमारे तीनों अंग होते हैं। तीनों मिल करके किसी कानून का निर्माण करते हैं। तो बिल क्या होता है कि मान लो जो है किसी भी सदन में मसौदे के रूप में लाया गया कानून, तब तक वो जो है बिल कहलाएगा जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते। जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर नहीं कर देंगे तब तक दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया कोई भी दस्तावेज बिल कहलाता है। जैसे ही उस पर प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर कर देते हैं वो कहलाएगा एक्ट। तो सीए लाने से पहले इसको कैप बोलते थे, ठीक है। अब सीए क्या है? सीए होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट मतलब ये होता है कि ये कानून बन चुका है, ठीक। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी देख लेते हैं जरा। जरूरत को समझने के लिए हमें जाना होगा नेहरू लियाकत समझौते पर। नेहरू लियाकत समझौते पर यह समझौता हुआ था 1991-50 में हुआ था। इसमें हुआ यह था कि नेहरू लियाकत समझौते में हुआ यह था कि इसमें एक दूसरे को पाकिस्तान और भारत में एक दूसरे से वादा किया था कि हमारे यहाँ पर जो भी अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक थे, जैन थे, पारसी थे, बहुत सारे अन्य जो है समुदाय के लोग थे, और यहाँ पर भी जो है बौद्ध, सिख, जैन और मुस्लिम, इन सब के लिए समझौता हुआ था कि ये हुआ था कि दोनों देश अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण देंगे और उनको बढ़ावा देंगे, उनके अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। ये हुआ 1991 में, ठीक। 1991 में हुआ। 1991 में हुआ, लेकिन अब ये लाया क्यों गया, इसका भी एक आधार है। अब जब सन 2019 में बीजेपी की सरकार ने दिसंबर को ये सीए या कैब पेश किया, ठीक है, ये कैब ही बाद में सीए बनेगा। जब कैब पेश किया तो इसका आधार बताया गया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। इन्होंने कहा कि नेहरू लियाकत समझौता को पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किया है, जबकि भारत ने फॉलो किया है। इसके लिए इन्होंने जो आंकड़े पेश किए वो बड़ा चौंकाने वाले हैं। इन्होंने कहा कि जब समझौता हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ है, तब तक जो है पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों का प्रतिशत था वो था 23%। और जब तक ये बिल पेश किया गया, इन्होंने कहा कि वहाँ की अल्पसंख्यक जनता जो है 23% से घट करके 3.7% पर आ गई। इन्होंने ये कहा। और बांग्लादेश के पर कहा कि उन्होंने बांग्लादेश पर कहा कि जो जब देश आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश में जो उसमें पूर्वी पश्चिमी जो है पाकिस्तान हुआ करता था, उसमें जो है 30% अल्पसंख्यक हुआ करते थे, वो वहाँ पर 7% हो गए। इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पर धर्म के आधार पर धार्मिक उत्पीड़न हुआ है अल्पसंख्यकों का, और इसलिए जो है सीए में इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो है इसमें पाकिस्तान, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के छः धार्मिक समुदायों को, जिनमें से हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जो कि भारत में आ चुके हैं अवैध प्रवासी के रूप में, या जिनके दस्तावेज जो है अवैध नहीं बचे हैं, वो ऐसे लोग जिन्होंने 31 दिसंबर सन 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर लिया था, उन सबको स्वतः ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। स्वतः भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। किनको? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाइयों को, जो कि आए हैं 31 दिसंबर सन 2016 से पहले। अब इसके लिए पूरे देश में विरोध होने लगे। विरोध का भी एक कारण था। इसमें जो है संविधान विशेषज्ञों ने यह बताया कि इसमें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है।
और इसलिए ये जो है सीए गलत है, इसको मान्यता नहीं देनी चाहिए। और इसकी सुनवाई भी 20 जनवरी सन 2020 से होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल टल गई। ठीक है, तो इसका जो है इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब इसको और एनआरसी को आजकल तुमने देखा होगा कि सीए और एनआरसी को लगातार भारत के अल्पसंख्यक विरोध कर रहे हैं। इसका भी एक कारण है, इसके विषय में जानते हैं हम लोग। आइए हम लोग समझते हैं सीए और एनआरसी को। आखिर इसको लेकर के भारत का अल्पसंख्यक वर्ग विरोध क्यों कर रहा है। देखिए, इसमें तो भारत सरकार द्वारा बताया गया ये कि इसमें किसी की भी नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है, इसमें देने का अधिकार है। फिर इसको एनआरसी और सीओ को आपस में जोड़ा क्यों जा रहा है, इसका भी एक कारण है। 1951 के बाद भारत में जो है सबसे पहले जो किसी ने एनआरसी मतलब होता है नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन्स, ठीक है, भारत में नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स। तो ये 1951 के बाद में सबसे पहले असम में अपडेट किया गया। असम में अपडेट क्यों किया गया है, इसका भी एक कारण है। असम में अपडेट किया गया 1985 में एक समझौता हुआ था जो है राजीव गांधी और वहाँ की सरकार और वहाँ के जो है समुदाय, वहाँ के कुछ जो है संगठनों के बीच। वहाँ पर यह हुआ था कि 1971 के युद्ध के पहले जो अल्पसंख्यक आ गए थे उन्हें तो भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन 1971 के बाद में जो आए हैं वो असम के नागरिक नहीं माने जाएंगे। और 1985 में ये तय हुआ कि इसकी पहचान की जाएगी। फिर क्या होता है, ये समझौतों को पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। फिर क्या होता है कि सन 2005 में तत्कालीन पीएम श्री मनमोहन सिंह, ठीक है, पीएम श्री मनमोहन सिंह असम सरकार प्लस ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते के आधार पर यह हुआ कि जो है 1985 में जो समझौता हुआ था उसके सभी प्रावधान लागू किए जाए, लेकिन आगे कुछ बात बढ़ी नहीं। आगे जब कुछ बात नहीं बढ़ी तब होता यह है कि जो है सन 2009 में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो है पहली बार सुप्रीम कोर्ट सन 2009 में पहली बार एनआरसी में शामिल होता है कि ये होने चाहिए। और फिर क्या होता है कि सन 2014 में मोदी सरकार बनते ही जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप एनआरसी को असम में लागू कीजिए। सन 2015 में एनआरसी असम में स्टार्ट कर दी जाती और 31 अगस्त सन 2019 को असम एनआरसी के अंतिम आंकड़े आ जाते हैं। उन अंतिम आंकड़ों के आधार पर 19 लाख और कुछ हजार लोग वहाँ की लिस्ट से बाहर पाए जाते हैं, मतलब अवैध प्रवासी पाए जाते हैं। तो यहाँ तक ये एनआरसी है। एनआरसी का मतलब ये था कि जो है ये भारत के कौन से नागरिक हैं और कौन से नागरिक नहीं हैं, इस बात की जांच करने का एक रजिस्टर तैयार करना था। और चूंकि जो है वर्तमान सरकार की ये मंशा है कि इसको एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाए, तो उसके आधार पर क्या होगा कि सीए के माध्यम से जो है हिंदू, बौद्ध, सिख या जो भी हमने जो है 6 समुदाय गिनाए हैं उनको तो नागरिक मान लिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम या जो है जैसे कि जो है यहूदी हुए, नास्तिक हुए, ऐसे समुदायों को भारत की नागरिकता नहीं मिल पाएगी। जब एनआरसी लागू होगा तो फिर क्या होगा, जब एनआरसी लागू होगा तो अल्पसंख्यक चले जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। और इसीलिए सीए और एनआरसी को अल्पसंख्यक वर्ग एक में जोड़ करके देख रहा है। सरकार ने ये साफ किया है कि उन्हीं अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वो कोई मुस्लिम हो चाहे वो अन्य कोई हो, उनको तभी बाहर किया जाएगा जब वो अवैध प्रवासी होंगे, जब उनके पास अवैध जो अवैध प्रवासी होंगे उनके पास भारत के नागरिकता से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं होंगे, तब उनको बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो आपने आज देखा कि सीए, एनआरसी
खैर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट कीजिए, कोई आपको कुछ सवाल पूछने हैं उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।